हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज ही बीपीएससी का जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ है उसका पहला शिफ्ट हम लोग करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो अपना यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं कि किनका किनका कितना कट ऑफ रहने वाला है। राइट दोस्तों, तो ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंजी में बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो देखिए, I2U2 में 4 देश हैं। तो आई से मतलब होता है इंडिया और इजराइल, U2 का मतलब होता है UAE और USA। तो देखेंगे कि तीनों कंट्रीज आ जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो सबको पता होगा कि ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में जारी किया गया है। और यही कारण है कि जो ब्रिक्स का 15वां मीटिंग हो रहा है साउथ अफ्रीका में, उसमें ये भाग लेने नहीं जा पाए हैं। तो आई थिंक ये सबको पता होगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के इरविन पर पहले, यहाँ ज्ञात नहीं घात होना चाहिए, घात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसके पीछे इरविन का हाथ था। और बीपीएससी ने इसी पर 68th बीपीएससी में एक सवाल पूछा था कि महात्मा गांधी को इसी घात में किसने बचाया था? तो वहाँ पर उसका राइट आंसर था बखत मियाँ। और सेम सवाल आप देखेंगे यहाँ बीपीएससी टीचर में पूछा गया है। तृतीय भारत प्रशांत द्विपक्षीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी गए थे पपुआ न्यू गिनी, वहीं पे इसका आयोजन हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। अब रॉवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो ये बड़ा ही चर्चा में रहा था और ये न्यूयॉर्क शहर के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किनको बनाया गया है? तो सबको पता होगा कि ये लिंडा यार्किनो को बनाया गया है, या लिंडा याकारिनो को बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो यूएसए के जो पार्लियामेंट्री एक कमेटी थी, उन्होंने ये सिफारिश की थी कि भारत को नाटो प्लस का मेंबर हो जाना चाहिए। राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो इस बार दिया गया है जॉर्जी गॉस्पर्डिनेओ को। राइट। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? तो 53.57% है। सब लोग मिला लेंगे। कई लोगों ने इसका आंसर 51 पॉइंट किया है, तो आप याद रखेंगे अब ये बढ़ करके 53.5% हो गया है। सुभद्रा देवी, जिनको कि 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, ये किसके लिए जानी जाती है? दोस्तों, ये बीपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बीपीएससी प्री जो 69th होने वाला है, लेकिन बीपीएससी ने टीचर में इस क्वेश्चन को पूछ लिया। और ये मधुबनी की रहने वाली है। पेपर में इसी कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है। सुभद्रा देवी, याद रखेंगे, मधुबनी जिले से संबंध रखती है ये। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो एक्चुअली मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया है। तो और जिन किन्हीं को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएंगे। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था? तो सबसे पहले ये मध्य प्रदेश ने किया था। ये ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वस्तुकार का नाम क्या है? तो ये इनको पद्मश्री दिया गया है और ये बिमल पटेल जी हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत के आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के हैं? तो बड़ा ही फेमस सवाल है और बहुत ही आसान सा इसका आंसर है। इसका आंसर मोरक्को है। अब भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, जानवरों का व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों के द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक था। तो ये तो सही है कि धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ये भी सही है, लेकिन सी आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजोन नदी के बेसिन का हिस्सा है? तो देखिए, ये वेनेजुएला है सिर्फ, ना ही चिली है और ना ही अर्जेंटीना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है।
यह विश्व के खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो ऊपर के ये स्टेटमेंट तो सही है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो डी हो जाएगा, अन्यथा राइट आंसर आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो देखिए, सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, फिर मध्यमंडल, उसके बाद तापमंडल आता है, उसके बाद बहिर्मंडल आता है। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ये वीनस को माना जाता है, यानी शुक्र ग्रह को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म का पता लगाइए। तो देखिए, लादांग जो है ये इंडोनेशिया में होता है, मलेशिया में नहीं होता। मिल्पा ये आपका मैक्सिको और कहाँ पे होता है? मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के बीच होता है। चेना जो होता है वो श्रीलंका के बीच होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। अब आपको देखना होगा कि क्या इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों जगह में पाया जाता है या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये बीपीएससी के अनुसार तय करेगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप देखेंगे कि लदांग जो होता है वो इंडोनेशिया में जो झूम कल्टीवेशन की जाती है उसका वहाँ का स्थानीय नेम होता है। और मिल्पा देखेंगे तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में जो पाया जाता है स्थानांतरणशील कृषि, जिसको हम झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं, तो वो ये जनरली होता है आपका मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में। और चाइना की बात करें तो ये श्रीलंका में होता है। तो मेरे अनुसार से तो ऊपर में कोई भी सही युग्म नहीं है, तो राइट आंसर ई होगा। अब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो आपको पता होगा कि 1 डिग्री अगर आप चलते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री अगर आप चलेंगे तो कितने मिनट का समय लगेगा? 120 मिनट का समय लगेगा, यानी कि 2 घंटा, यानी कि दोपहर के 2 बज जाएंगे। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थियों का सही युग्म बताइए। देखिए, एक केजी बेसिन का मतलब क्या है? कई लोग तो यहीं पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि केजी बेसिन का क्या मतलब है। तो केजी बेसिन जनरली कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात की जा रही है, और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। लुजैन क्षेत्र आपका गुजरात में है, और सुरमा घाटी असम में है। तो ये दोनों आपके सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, सिलिका और मैग्नीशियम। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये कदम और महुआ की पूजा करते हैं, तो इसमें एक आंसर आपका सही है, कदम। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की सही व्याख्या करता है? तो ये फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, इसी को हम मल्चिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो तीनों की की जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लेखन किया, सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ये सही नहीं है, जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा था? तो क्वेश्चन नंबर 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये राइट आंसर आपका केवल ये सही है, ये सही नहीं है, सी। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो ये तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसकी स्थापना करी गई थी। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका आंसर अब मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया। अगर किसी को पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, ये 68 बीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों, और सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और इसके राइट आंसर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इंडियन स्पेक्टेटर ये तो सही सुमेलित नहीं है। यंग इंडिया महात्मा गांधी और एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 31 का। इस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। बहुत ही वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन है ये, और बीपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर के दौरान इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है, और इसका राइट आंसर हो जाता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो कि स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के नाम से जानी जाती है? तो अरुणा आसफ को ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है।
इस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूज रोज। इस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना 1916 में की थी, तो पुणे में की थी। देखिए दोस्तों, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो उसमें बेलग्राम भी मिलेगा आपको, लेकिन आपने कई सारी किताबें पढ़ी होंगी, उसमें पुणे भी आंसर आता है। तो एक्चुअली ऑप्शन में पुणे दिया गया है, तो आप पुणे ही सही करेंगे। अब ये देखना होगा कि बीपीएससी इसका आंसर क्या देती है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम जी थे। हुंकार हिंदी साहित्य पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो सहजानंद सरस्वती थे। 1918 के किस महीने में? हालांकि आप देखेंगे दोस्तों कि तीनों के तीनों ने इससे संबंधित है, लेकिन इसका आंसर जो दिया जाता है वो सहजानंद सरस्वती दिया जाता है। अगेन इस क्वेश्चन को आप बीपीएससी के लिए छोड़ सकते हैं कि वो इसका क्या आंसर देती है। जब आप डिटेल्ड में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जितने भी किसान नेता हुआ करते थे, सब लोगों ने मिल करके हुंकार नामक हिंदी साहित्य साप्ताहिक पत्रिका निकाला था, लेकिन उसमें नाम आता है सहजानंद सरस्वती का। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, यूरोपियन बिल बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो वो मंथ था आपका नवंबर 1918 में ये एग्रेरियन एक्ट पारित किया गया था। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया है? तो उस पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उसमें उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की व्याख्या की है और उसी के अंतर्गत इन्होंने 3 भाग में बांटा है इनको। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था और सफल रहा था? तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात वाला था। आप देखेंगे कॉटन मिल में आपका ये महात्मा गांधी थे और खादी के त्योहारों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात। राइट आंसर का ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वणीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो देखिए सभी मुख्य कारण थे, इसके राइट आंसर डी हो जाएंगे। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसके भी राइट आंसर डी हो जाएंगे, यानी कि एक से अधिक आंसर होगा। भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी कि कानून सभी की रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यह आदर्श वाक्य है। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो ये 1912 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया था। बना था 1990 में ये एक्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में, जैसे कि आपने 10% EWS आरक्षण आपको पता होगा कि वैध ठहराया 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि ये कानून 2019 में ही आया था। सेम उसी तरीके से जब ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया था, तो ये कानून आपका एक्ट बना था 1990 में, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगली वैध किया था तो ये 1992 का साल था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान था? तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर अभी पता नहीं चल पाया है। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। लिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं के द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो ये था दोस्तों एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अब सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 48, तो देखिए विशेष विवाह अधिनियम ये कब आया था? तो ये आया था 1954 में, तो ए का 2 हो जाएगा। दहेज निषेध अधिनियम ये कब आया था? तो ये आया था 1961 में, बी का 4 हो जाएगा। सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, मतलब मेल अगर इसको करेंगे तो 1 होगा 1976 में। नारी प्रतिषेध अधिनियम ये आया था 1986 में। तो अब आप देख लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी आ जाता है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पुस्तक का नाम आपको दिया गया है कि द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस
इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, ये किसने लिखा था? तो ये धर्मपाल ने लिखा है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वो धर्मपाल नहीं है जो पाल वंश में होते हैं, ये वो नहीं है। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? देखिए, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे को बढ़ावा देना। देखिए, नागरिकों के साथ न्याय, उसकी स्वतंत्रता और समानता, ये तो आपका आर्टिकल 14 बताता है। देश की एकता और अखंडता, ये आपको इंटीग्रिटी बताता है। व्यक्ति की गरिमा, ये तो डिग्निटी है आपका। लेकिन बंधुत्व ये आपको भाईचारे की, आई थिंक कोई भी व्याख्या सही नहीं करता है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो हाल ही में आई थिंक रंजन गोगोई ने इससे एक स्टेटमेंट दिया था, तो राइट आंसर बी हो सकता है। अगेन आप इसको सस्पेंस में रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो देखिए, द कॉमिंटर्न्स ये बना था। पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 में ये भी हुआ था। तो राइट आंसर या तो इसका बीपीएससी ए दे सकती है या तो डी दे सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखने वाली बात होगी कि बीपीएससी इसका आंसर क्या होता है, क्या देती है। तो इसका आंसर डी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, क्योंकि कुछ अगर बीपीएससी इसको सही मानती है तो डी आंसर होगा, अगर इसको सही मानती है तो आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको मैचिंग करनी है। तो नारों के नाम दिया गया है और संबंधित राजनीतिक दल है। देखो, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा ये जनता दल का था। 1977 में जब आपका इमरजेंसी लगी थी तो उस वक्त लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। जोतने वाले को भूमि दो, ये आपको पता होगा कि लेफ्टिस्ट मूवमेंट था, उनको दिया गया है। और तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा, ये एनटी रामाराव का मूवमेंट था। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 और आपका सी का, बी का 3 है एक्चुअली में और सी का 1 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। बहुत ही आसान है, आप आंसर इसको जानते होंगे, ये बहुत चर्चा में रहे थे हाल ही में। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर डी है, एक से अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम जैविक आवर्धन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो सभी है, राइट आंसर डी हो जाएगा। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है सीमित संसाधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो जितने दिए, मीथेन भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब मीथे, ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है दोस्तों। मेथेमोग्लोबिनोमिया, ये जो बीमारी है ये किसके द्वारा होता है? तो नाइट्रेट कंपाउंड की अधिकता की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन से जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किससे होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया विघटित नहीं होगा, तो किससे विघटित नहीं होगा दोस्तों? किसी से प्लास्टिक विघटित नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ऊर्जा के स्रोत जो कि कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल हैं। तो तीनों के तीनों नहीं करते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन मौजूद होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आहार तंत्र कहते हैं हमको, कहते हैं इसको हम। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो देखिए, तीनों के तीनों गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र में शामिल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो 1 से 3% है। अब आपको देखना होगा कि बीपीएससी इसका आंसर क्या देती है। क्या ये दोनों को आंसर मानती है? तो जब ये दोनों को आंसर मानेगी तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये सिर्फ 1 को मानती है तो ए होगा। एक्चुअली इसका राइट आंसर होता है 1 से 3%।
और कई कई किताबों में आपको 2% देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप बीपीएससी के ऊपर छोड़ सकते हैं। तो अगर जिन लोगों ने ऑप्शन बी करेक्ट किया है तो उनके भी चांसेज हैं, और जिन लोगों ने 1 से 3% रख करके ध्यान में आंसर टिक किया है डी, तो हो सकता है उनका भी आंसर आपका सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम कीमोट्रॉप्स कहते हैं। वो रासायनिक पदार्थों का खुद से इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ ये बैक्टीरिया समुद्र के स्थल पर पाए जाते हैं, बहुत ही तली में पाए जाते हैं। ये किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। लिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पराबैंगनी किरणों के पास। अब यहाँ से मैथमेटिक्स वाले सवाल शुरू होते हैं दोस्तों, तो आप ध्यान देंगे बहुत ही। अब मैं इसको जनरली सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आप सिंपली आंसर मिला लेंगे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता, इसका आंसर बी आएगा, और इसका आंसर भी बी आएगा 76 का। अब इसमें अनुक्रम ढूंढना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 96। एक्चुअली मैं इसका आपको बता देता हूँ कि क्या कह रहा है ये। इसका जो करेक्ट आएगा ये आएगा 96 का राइट आंसर है। प्रयागराज से पट, ये इस सवाल का जवाब आपका बी आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ से 5 है, दूसरी तरफ 4 है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 5 × 4 आप करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। वाट के स्थान पर क्या आएगा? तो प्लीज़ ये थोड़ा सा सस्पेंसिव क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम, अगर किसी को पता हो इसका क्रम क्या है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करिए। देखिए, हर वर्ग आयत नहीं होता है, लेकिन हर आयत एक वर्ग हो सकता, हर वर्ग एक आयत होता है, एक राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। कोई वृत्त अति परवलय नहीं होता है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। और हर वृत्त एक दीर्घवृत्त होता है, तो दीर्घवृत्त किसको कहते हैं? तो देखिए, जो इसमें आपका सर्वाधिक उपयुक्त कथन है वो है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि हर वर्ग जो है वो आयत होता है। अब इस कोड को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। तो देखिए बेसिकली क्या किया गया है दोस्तों, इसमें कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं, तो आप 2-2 कर लीजिए। तो एस को क्या मिलेगा? 15 मिलेगा, टी को क्या मिलेगा? 16 मिलेगा, ई को क्या मिलेगा? 19 मिलेगा, पी को क्या मिलेगा? 91 मिलेगा। तो अब देख लीजिए एस को क्या मिलेगा? 15। एक्चुअली एस का यहाँ पे है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ सी को 15 दिया गया है, तो एस को यहाँ दिया गया है 18, टी को क्या दिया गया? 76। तो देखिए एस को क्या मिलेगा? 18, मतलब तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, पी को क्या दिया गया है? पी को यहाँ पर देखिए क्या मिला है? 22 मिला है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब इस दोनों ऑप्शन में देखेंगे ओ को क्या मिला है, तो सेकंड पोजीशन पर देखेंगे 16 मिला है। अब देख लीजिए 22 के बाद 16, ये वाला राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ए को अगर 1, डी को 2 और पी को 4 मिलता है। देखिए क्या किया गया है, अगर आप अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं तो ए और बी के बीच का गैप कितना लेटर का है? तो 2 गैप का है, तो इसको 1 दिया गया है, इसको 2 दिया गया है। और डी और आपका पी, अब इसके बाद कौन सा लेटर रखेंगे? तो याद रखिएगा आई को रखेंगे, तो डी और आई के बीच 4 लेटर का फर्क होगा, और आई और पी के बीच अगेन फिर 6 लेटर का फर्क होगा। इसका राइट आंसर आई हो जाएगा। अभी बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल 440 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका अगर आप एरिया निकालने जाओगे तो सिंपली है कि पाई आर स्क्वायर बराबर 40 पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको 1 पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 40 पाई का अंडर रूट। और कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए जिसका भुजा जो है इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 40 पाई आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है। और 43 का राइट आंसर 43 है, और इसका जो नंबर आएगा वो 31 और 11 आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और भिन्न देख लीजिए, इसमें भिन्न क्या है? तो देखिए जो भी पुस्तक है, कागज है, पेंसिल और पेन है, ये सब इंसान बनाता है, लेकिन रबड़ जो है ये नेचर बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी है, 55:48। अब इसका राइट आंसर बी है, और इसमें वर्ग कितने बनेंगे? तो 25 वर्ग बनेंगे।
आप मिला सकते हैं। 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। एक व्यक्ति अंडे को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही आसान है। जिस किसी ने सॉल्व किया हो प्लीज़ कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 16 2/3 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर 1/2 आएगा। एक्स की वैल्यू आप इसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हाफ आएगा, एक्स इज इक्वल टू हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आपका x-2 आएगा और इसका राइट आंसर 94 आएगा दोस्तों। इसमें एक्चुअली कोई आंसर नहीं है, क्योंकि अगर आप 49 आंसर करते हैं तो देखो क्या होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 तो आ जाएगा, लेकिन यदि उस संख्या में से 45 घटाएंगे तो इसमें से 45 घटाएंगे तो 4 आएगा, जो कि सही नहीं है। लेकिन अगर आप इस नंबर को करते हैं 94 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा और 45 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा, राइट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई होगा इसमें। अब इसका जो राइट आंसर है वो 3 आ जाएगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाता है, सिंपली ए बी 3abc होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू डिवाइडेड बाई ए बी सी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर निकालेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी बराबर 3abc आ जाएगा। और आपने ये फार्मूला तो पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर, इसको नीचे ले आएंगे आप ए बी सी, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, बराबर 3, यानी कि इसके बराबर क्या आएगा 3 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें जो है सही आंसर आपका 231 आएगा 94 क्वेश्चन नंबर में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो दोस्त ये क्वेश्चन ठीक ढंग से आप ही नहीं पाया तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया है। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, आप सबको पता होगा, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो देखिए जहाँ यहाँ से आप k की वैल्यू निकालेंगे तो k बराबर नहीं होना चाहिए किसके, -2/3 के। यानी कि इस वैल्यू को छोड़ करके k की किसी भी वैल्यू के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी कि इस वैल्यू के लिए भी यूनिक सॉल्यूशन देगा और इस वैल्यू के लिए भी यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक। इसका राइट आंसर 4 आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा कि अगर ये सर्किल है और ये आपका त्रिज्यखंड है और ये अगर थीटा है, ये रेडियस आर है, तो एरिया बराबर क्या होता है, πr² थीटा बटे 360 डिग्री। अब आपको एरिया दिया गया है, रेडियस दिया गया है, आप थीटा की वैल्यू निकाल लें, जो भी आपका थीटा आएगा वो एंगल हो जाएगा। इसमें जो आंसर आएगा दोस्तों वो 1951 आएगा। और इसका राइट आंसर आएगा आपका, आपको पता होगा, आप अब मान लीजिए कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कह रहा है कि समकोण की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। तो मान लीजिए कि अगर आपका आधार x है तो हाइट कितना हो जाएगा x-c, और ये ऑलरेडी दे रखे हैं 218। आपको पता होगा कि h² बराबर क्या होता है, तो p² प्लस b² होता है, राइट। तो h² मिलाएंगे तो 218 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से x² प्लस x-6 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x की 2 वैल्यूज आएंगी। अब देख लीजिए इनमें से कौन 2 वैल्यूज हैं, ये आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए इसमें k की वैल्यू 1 आएगी और इसका राइट आंसर आपका 1 आएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, ये 196/169 आएगा और इसको आप करेंगे तो 14/13 आएगा। तो इसको रूट निकालेंगे तो 14/13 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 14/13 कब आएगा, जब x बराबर 1 होगा, इसलिए x की वैल्यू 1 आएगी। इसकी वैल्यू 10 आएगी। ऐसा क्यों, कि आपने पढ़ा होगा बचपन में log ऑफ b टू द बेस a बराबर होता है log b बाई log a, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा log 32 बाई log √2। अब हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं ना, और log √2 को क्या लिख सकते हैं, हाफ। अब आपने पढ़ा होगा log a टू द पावर n के क्या फार्मूले होते हैं, तो n log a होता है 5/½ बाकी लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 × 2 10 आ जाएगा इसका आंसर। अब इसका राइट आंसर 9 आता है 104 का। अब देखिए इसका मान 7 से अधिक है
तो 7 से अधिक क्या होता है, बेस होते हैं। तो बेस इसमें कौन कौन से हैं, रक्त प्लाज्मा बेसिक होता है, गैस्ट्रिक जूस बेसिक होता है। तो दोनों की पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए कि मैंने इसको क्यों ऐसे कर दिया। ठीक है, सिरका क्या है, एसिडिक है, तो सिर्फ सिरका का पीएच मान 7 से कम होगा। बाकी इन दोनों का, रक्त प्लाज्मा आपने पढ़ा होगा कि क्षारीय होता है, गैस्ट्रिक जूस आपको पता होगा क्षारीय होता है। तो क्षार का क्या होता है, पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा। अब माता पिता के संतति से लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। अब एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अब ओम के नियम के सत्यापन का ध्यान रखने के लिए कौन सी बात आपको ध्यान में रखना है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो ये बनता है आपका विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो। लोहे के बुरादे से अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराओगे तो ये बनेगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। ये खाने के डब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक जो है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। अब अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो इसका आंसर आप देख लोगे दोस्तों, क्योंकि ये दोनों काम तो किया नहीं जाता। अब डिम्ब का क्या मतलब होता है, इंग्लिश वालों को पता होगा अच्छे से। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम उपाय क्या है, तो आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। और क्या कर सकते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आई थिंक हर किसी को पता होगा कि टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कॉलीफॉर्म क्या होते हैं, तो कॉलीफॉर्म होते हैं हमारे पाचन क्रिया में पाए जाने वाले एक तरीके का बैक्टीरिया। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार की स्थिति में धकेल सकता है, तो लेट जाने की स्थिति में, क्योंकि क्या होगा कि उस वक्त ग्रेविटेशन उसके ऊपर सबसे कम लगेगा। अगर आप खड़े होते हैं तो हाइट बढ़ता है, तो जैसे जैसे हाइट रहेगा आपका वैसे वैसे ग्रेविटेशन जो है वो कम लगेगी। ठीक है ना। एफ बराबर क्या होता है, G/m/r², यानी कि आर की वैल्यू जितना ही कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो कम कब होगा, तो लेटे रहेंगे तो तब जी का मान सबसे कम होगा, सॉरी आर की मतलब डिस्टेंस की वैल्यू, यानी कि आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब होगा, जब खड़े रहेंगे तब। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, देखिए दोस्तों वोल्ट मीटर का भी किया जाता है और पोटेंशियोमीटर का भी किया जाता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल बैटरी के विभव को मापने के लिए किया जाता है। और जनरली आप घर में सर्किट्स वगैरह देखते हैं वहाँ वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख लीजिए बीपीएससी इसका आंसर क्या देती है, ये तो डिपेंड करता है कि बीपीएससी क्या देगी। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश क्या है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र आपको पता होगा कि एक सदिश मात्रा होता है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाएगा तो बर्फ के पिघलने पर उसका सतह क्या होगा, तो गिर जाएगा सतह, यानी कि क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है बर्फ से। तो दोस्तों ये रहा आपका बीपीएससी के द्वारा जारी जो बिहार टीचर का है, जो क्वेश्चन आपको आज ये फर्स्ट शिफ्ट वाला है। मैं जल्द ही सेकंड शिफ्ट वाला वीडियो लाऊंगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और अपना स्कोर बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।